नहीं मैम। नो मैम नहीं गए, स्कूल ओके, स्कूल तो थी। आप लोग अच्छा कोई कोई बाहर गए, कोई कोई बाहर नहीं गए, तो अगर आप बाहर नहीं गए तो उसका कोई कारण है आपके पास? टीचर हमारी स्कूल पार्टी थी और स्कूल भी थी। टीचर स्कूल भी हमारे थी और स्कूल पार्टी भी थी टीचर, हमने पैसे जमा किए थे मित्र में। ओके ओके, पार्टी थी तो इसके लिए तो आप बाहर नहीं गए, आपने पार्टी किया। ओके, ये एक रीजन है। और कोई रीजन आप बता सकते हैं? मैम स्कूल चालू टीचर थी हमारे अच्छा, स्कूल चालू थी इसके लिए आप लोग बाहर नहीं जा पाए। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स दैट यस एनीवन मैम, एल्स टीचर वुड लाइक टू हमारे से? इधर बाग छूटा है दो दो। क्या हुआ? टीचर दो दो हमारे टाइगर इधर है हमारे इधर, टाइगर। हमारे इधर आपके इधर? टीचर वो कह रहे हैं उनके गांव में टाइगर है। टीचर दो दो। हमारे इधर है। ओके, आपके इधर टाइगर है? वाओ, और यस टीचर दो मैम। दो टाइगर है दो दो। टाइगर रह रहे थे और लुल्फ। ऑल हमारे राइट। इधर तो चित्ता टीचर वो आप टाइगर है तो फिर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, टाइगर को आप सामने से ही देख नहीं पाएंगे। नहीं टीचर, खेत में। टीचर खेत में टीचर। खेत में? टीचर एक दो बार के मैम रात को दिखते हैं वो। रात को दिखते टीचर हैं? दो तीन जन अच्छा, को ना घायल कर दिया उन्होंने। रहता गन्ना। ओहो। मैम आपने और सामने से बकरी लोग कभी देखने की कोशिश की दूर नहीं। से? नो मैम। नो मैम अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। टीचर तब भी हम स्कूल जाते। ऑल राइट, ओके ओके। टीचर हम डरते हम स्कूल जाते। अच्छा, आप लोग तभी स्कूल जाते हैं तो तभी वो सब का इंतजाम किया जाता है, राइट? ऑल राइट। सो आज मैंने अभी आपसे क्या किया, देखिए मैंने आपसे हैप्पी न्यू ईयर मैंने आपको विश किया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ प्रश्न पूछे कि आप लोग बाहर गए थे घूमने कि नहीं। अभी किसी का जवाब हाँ था, किसी का जवाब ना था। तो अगर आप नहीं गए घूमने के लिए तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो किसी ने कहा कि आपका स्कूल है इसके लिए, आपका स्कूल था वो टाइम पे इसके लिए आप स्कूल को छुट्टी करके आप बाहर घूमने नहीं जा पाएंगे। दैट इज ऑब्वियस, दैट इज नेचुरल रीजन। सेकेंड थिंग इज कि आपने कहा कि आप लोगों ने ऑलरेडी पैसा जमा करके पार्टी का अरेंजमेंट किया था, तो नेचुरली अगर आपने ऑलरेडी पार्टी के लिए सोचा है तो फिर आप क्यों बाहर जाएंगे, आप दोस्तों के साथ पार्टी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये देखिए सबने अपने अपने कुछ कारण बताए, ठीक है। तो आप एक चीज देखना चाहेंगे कि आप कोई भी काम कीजिए लाइफ में तो हर चीज का एक कारण मिलता है, राइट? तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मन लगेगा वो काम करने के लिए, लेकिन आपके पास फिर भी कोई ना कोई कारण जरूर होता है कि वो काम आपको क्यों करना है या फिर आप क्यों करते हैं या फिर आपको क्यों करना चाहिए, राइट? नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मतलब कोई कहे कि आपको मतलब न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तो उसका क्या कारण है? फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो हेल्थ रीजंस हैं, आपके जो हेल्थ इश्यूज है, आपके हेल्थ के कारण के वजह से आपका हेल्थ अच्छा रहे, इसी वजह से आपको खाना अच्छा खाना चाहिए। अगर आप ज्यादा जंक खाएंगे तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है शरीर के ऊपर, राइट? अगर आपसे कोई कहे कि आपको मतलब ये वाला काम अभी करना है, ठीक है, हो सकता है कि आपको वो टाइम पे करने का मन ना करे, लेकिन आपको अगर किसी ने कहा कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको दुआएं मिलेगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, या फिर इसके लिए आपको मतलब ऐसे ही आप नहीं काम करेंगे, आपको थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम इंसेंटिव दिया जाएगा, या फिर कोई ना कोई एक मतलब कुछ भी एक कारण हो सकता है। या फिर अगर आपने कहा कि चलिए मुझे कुछ डेकोरेशन करना है तो मैं क्यों डेकोरेट करूं, चलिए अभी कोई त्योहार आ रहा है इसलिए मुझे ये डेकोरेशन करना है। तो अब देखिए मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए, तो ये सारे एग्जाम्पल्स से हमें ये पता चलता है कि मोस्टली हम जो भी काम करते हैं या फिर हमसे जो काम करना पड़ता है या फिर जो काम करवाते हैं, उसका कोई ना कोई एक कारण जरूर होता है, राइट? एंड व्हाट डू वी आस्क फॉर दैट क्वेश्चन कि क्यों करना है? तो नॉर्मली हम जिसे कहते हैं क्यों, उसी को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाई। ओके, तो चलिए आज हम
मुझे आपका जो सिलेबस है एग्जाम का, अपकमिंग एग्जाम का, उसका मुझे सिलेबस मिला है। तो उसमें जो फर्स्ट पोएम है दैट इज वाई। तो मैं क्विकली आई विल शेयर माय स्क्रीन और फिर हम शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक दैट इज द पोएम वाई। ओके, नाउ इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके फाइन, ऑल राइट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। देखिए कि मैंने आपको जैसे एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा कि ठीक है आप कैसे कहाँ क्या गए थे या फिर क्यों नहीं गए एंड ऑल दैट। सो ऑटोमेटिकली यू स्टार्टेड गिविंग मी द रीजंस दैट वी डिड समथिंग बिकॉज ऑफ सम रीजन। ऑल राइट। तो ये जब हम कोई रीजन पूछते हैं, जब हम कहते हैं कि मुझे ये काम क्यों करना है या फिर क्यों नहीं करना है, तो उसका कोई कारण होना चाहिए। तो वो कारण पूछने के लिए हम लोग नॉर्मली जो है क्यों क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन इंग्लिश वी आस्क व्हाई। तो नॉर्मली आपको उत्तर तभी मिलेगा जब आप प्रश्न पूछेंगे, राइट। तो हमारे प्रश्न पूछने का भी एक कारण होता है, क्योंकि अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो फिर आपका दिमाग जो है वो शार्प बनता है। आप ऐसे ही किसी के हाँ पे हाँ नहीं मिलाते हैं, राइट। आप आपका दिमाग लगाकर वो काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उस हिसाब से आप सोच कर आप आगे बढ़ते हैं या फिर आप आपके कदम पीछे कर लेते हैं कि मुझे इस काम के लिए आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो हर चीज के लिए आपके पास एक कारण होता है। तो सी व्हाई डू वी आस्क क्वेश्चंस। तो पहला ये है कि हम प्रश्न ही क्यों पूछते हैं। प्रश्न पूछने का भी कोई कारण होना चाहिए, राइट। तो अगर जैसे एज अ स्टूडेंट अगर आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो इसका क्या मतलब रीजन है। टीचर तो है एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी सब्जेक्ट, फिर भी बच्चे क्यों प्रश्न पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई टॉपिक उनको समझ में नहीं आता। तो ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको जवाब मिल सकता है। टीचर उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में या फिर थोड़ा सा इजी वे में जो है आपको क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आपने प्रश्न पूछा, इसके लिए आपको जवाब मिला। आपने प्रश्न पूछा, इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन मिला, ठीक है। डू वी गेट आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस? और प्रश्न पूछने से ही क्या हमें सारे प्रश्न के जवाब मिल जाते हैं या फिर सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाते हैं? तो naturally the answer is no, because most of the times our intention, हमारी जो सोच है, तो हमें लगता है कि हाँ हमें प्रश्न पूछकर उसका उत्तर मिलेगा। तो हमारा मेन इंटेंशन होता है क्वेश्चन का आंसर मिलना। लेकिन क्या आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलता है? और अगर मिलता भी होगा तो भी इज द आंसर सेटिस्फैक्टरी? आर द आंसर सेटिस्फैक्टरी? मतलब आपके मन के हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से आपको सही आंसर मिला है कि नहीं? हो सकता है सही आंसर मिला या फिर गलत आंसर मिला, लेकिन क्या आप उस आंसर से खुश है? अगर वो जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ आप कुछ भी कर लीजिए, इस सच्चाई को हम बदल नहीं सकते, यही सच है। आपने प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दिया, अब आपको पसंद आया नहीं आया वो मैं कुछ नहीं कर सकती, यही सच है। तो नॉर्मली क्या होता है कि सच के क्वेश्चंस के हिसाब से वो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि सच कड़वा होता है, तो इसके लिए कभी कभी आपको सच्चाई अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर जो है वो है। सो इवन इफ यू गेट आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस, डू यू रियली लाइक ऑल द आंसर्स? ये एक प्रश्न है। और अगर है भी तो आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं कि नहीं? दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। हाउ आर क्वेश्चंस यूजफुल इन आवर लाइफ? और अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रश्न हमारा होता है तो क्या वो यूजफुल है? और अगर वो यूजफुल है तो वो किस तरह से यूजफुल है, किस तरह से हमें प्रश्न जो है वो काम का प्रश्न हो सकता है? तो जैसे देखिए, अगर हम एक मतलब करते हैं, ठीक है चलिए हम डेली का हमारा एक रूटीन लाइफ है, वी नो कि हमें सुबह उठकर ये काम करना है या फिर ये काम नहीं करना है। या फिर अगर मैं नौकरी कर रही हूँ तो फिर मेरे मतलब जो भी है स्कूल के लिए या फिर कॉलेज के लिए या फिर ऑफिस के लिए जो भी मेरा दायित्व है, ठीक है, अगर मैं बाहर नौकरी के लिए नहीं भी जाती तो घर के लोगों के लिए, घर के परिवार के लिए मुझे जल्दी उठकर अपना काम करना है। अगर मैं नहीं करूं तो कोई मुझे कुछ बोलने वाला नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं करूं तो उसके लिए फिर बहुत सारा भुगतना भी पड़ेगा, राइट। मेरा बेटा शायद स्कूल में टाइम पे नहीं जा पाएगा, उसका टिफिन तैयार नहीं किया तो वो भूखा रहेगा। तो आप
अगर क्वेश्चन पूछते भी है कि मैं क्यों सुबह उठूं, मुझे तो स्कूल जाना नहीं है, मुझे तो पढ़ना है नहीं, या फिर मुझे ये नहीं करना, तो फिर मैं ये क्यों करूं। तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको वैसे भी मतलब ऑटोमेटिकली आपके खुद के या फिर आसपास के लोगों के लिए आपको जवाब ढूंढना पड़ता है। तो नॉर्मली एक बड़ा क्वेश्चन क्या होता है लाइफ में कि ठीक है हम तो एक रूटीन लाइफ फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी रूटीन का लाइफ अगर हम जीते हैं कि एवरी डे सेम प्रोसेस, सेम वही मॉर्निंग में उठना, वही तैयार होके ऑफिस जाना, स्कूल जाना, घर आके खाना बनाना, खाना खाना, बस यही तो लाइफ है और क्या है जिंदगी, नहीं। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ा प्रश्न है कि अगर मैंने इस पृथ्वी पर मैंने जन्म लिया है, या फिर इफ आई एम रियली लाइक अलाइव, अगर मैं जिंदा हूं इस जीवन में, तो उसका कुछ अर्थ तो होगा। जीवन ऐसे ही तो नहीं मिल जाता, अगर मिला है तो उसका कोई कारण जरूर होगा। शायद भगवान ने या फिर गॉड ने मुझे एक जरिया बनाया है कुछ अच्छे काम के लिए, तो हो सकता है कि मेरा जीवन का पर्पस ये है। तो वो भी एक बड़ा प्रश्न है कि मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है लाइफ में, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है कि ये अगर मुझे करना है तो क्यों करूं मैं ये काम, राइट, उसके लिए मुझे जवाब। तो यू सी ऑल दीज आर रिलेटेड टू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्टली जो क्वेश्चन है वो हम कारण से रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। डू वी थिंक क्रिटिकली विदाउट क्वेश्चंस? अगर हमने प्रश्न नहीं पूछा तो क्या हमारा दिमाग सच में इतना शार्प रहेगा? क्योंकि आप देखिए कि अगर आपको एक मतलब नॉर्मल, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, कोई टीचर आपको मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई आपको साइंस पढ़ा रहा है, कोई आपको जीवन शैली या फिर लाइफ स्किल्स पढ़ा रहा है, कोई भी शायद चैप्टर पढ़ा रहा हो, ठीक है। और अगर कुछ नहीं, कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट्स को भी अगर आपने छोड़ दिया, अगर आप सोचिए कि आप मम्मी के पास खड़े रह के चाय बनाना सीख रहे हैं या फिर खाना बनाना सीख रहे हैं, अति साधारण काम, ठीक है, किसी को लगेगा कि अरे खाना बनाना क्या बड़ी बात है, लेकिन अगर आपने नानी, दादी, मम्मी इनके साथ खाना बनाना नहीं सीखा, अगर आप आपके हिसाब से कुछ भी डाल देंगे उसमें, तो आपका टेस्ट बनेगा क्या खाने का? वो नहीं। अगर आपकी मम्मी बता रही है कि इसमें थोड़ा सा और शक्कर डलेगा या फिर इसमें और थोड़ा सा नमक डलेगा, तो आप पूछेंगे कि क्यों मैं इसमें ज्यादा नमक डालूं, या फिर क्यों मैं इसमें ज्यादा चीनी डालूं, या फिर जो भी मसाला है। तो हर एक का एक कारण होता है, क्योंकि अगर आपने खाना तो बना लिया लेकिन आपने नमक नहीं डाला, तो अगर आपको मम्मी कहती है कि बेटा जब आप खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा चख लीजिए किसी को परोसने से पहले, बिफोर सर्विंग समवन, टेस्ट इट, तो वो जो टेस्ट करने का, तो आप कहेंगे कि क्यों टेस्ट करूं, मैंने तो सब कुछ डाल दिया है, तो ऐसे ही मैंने खाना बनाया और ऐसे ही मैंने सर्व कर दिया। लेकिन अगर खाना खाते वक्त अगर किसी ने कहा कि अरे आपने तो नमक ही नहीं डाला, इसमें तो कुछ मतलब ये क्या बनाया है आपने, सब्जी तो डाला है, लेकिन सब्जी बनाया लेकिन ये पूरा बॉइल्ड लग रहा है विदाउट एनी सॉल्ट, तब आप बोलेंगे कि अरे मैंने नहीं डाला। तब आप चख कर देखेंगे कि उसमें नमक नहीं है। तब आपको मम्मी का जो प्रश्न, जो स्टेटमेंट है कि खाना चख कर बनाना चाहिए, इसका आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्योंकि आपने पूछा था कि हेलो हेलो ओके, तो आपने जो प्रश्न पूछा था कि क्यों चखना है, क्यों चखना चाहिए, राइट, व्हाइल आई प्रिपेयर द फूड, तो यू गॉट द आंसर। क्योंकि अगर आपने एक दिन भी, शायद हो सकता है कि हमेशा नहीं, लेकिन एक आध दिन भी अगर आपने गलती से नमक नहीं डाला, तो फिर वो खाना जो खाने बैठेंगे तो नेचुरली उनको वो बिना नमक वाला खाना मिलेगा। तो नाउ यू नो द रीजन। सो यू सी, फॉर एवरी लिटिल थिंग देयर इज एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई। Which 5 WH words are used to frame questions? तो नॉर्मली इंग्लिश में आप देखेंगे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमने, हमारा टाइटल है why, कि क्यों। नेक्स्ट इज what, WHAT what, ठीक है, कि अगर आप कुछ क्या कर रहे हैं तो क्या, क्या का जवाब दैट इज what। नेक्स्ट यू हैव इज how, तो HOW, H से शुरू हो रहा है लेकिन उसमें W भी है और लेटर H भी आता है। तो हाउ इज नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कैसे, कैसे करना है कुछ भी काम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर, WHERE यानी कि कहाँ, एंड नेक्स्ट इज व्हेन, WHEN यानी कि कब, ठीक है। तो नॉर्मली दीज आर द WH वर्ड्स दैट have or frame the major question words in English.
All right, now let's proceed to the poem quickly and see what is the poem about. I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by and by? He wants to know why wood should swim, why lead and marbles sink, why stars should shine and winds should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. He wants to know why wind should come from out the bellows nose, why pop guns should go pop, and why the ocean ebbs and flows. He wants to know why fish have gills and why boys cannot fly, why steam comes from the kettle's spout and rain falls from the sky. He wants to know why coal should burn and not a bit of stone, how seeds get in the apple core and marrow in the bone. He wants to know why ice should melt, why spiders eat the flies, why bees should sting, and why the yeast should make the dough to rise. Some of his whys are not too hard to answer if you will try, but other no one ever yet has found the reason why. So बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा और मतलब समझदारी वाली एक पोएम है जहां पे हमें ये सारे प्रश्नों के जवाब शायद मिले और शायद कभी ना भी मिले, लेकिन एक छोटे बच्चे के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न घूमते रहते हैं और उसी में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्यों, right? So most of the questions that a small child will have in this poem, we are told that the child is a boy. तो हमारे लिए इस पोएम में जो बच्चा जो है जो प्रश्न पूछ रहा है वो एक छोटा सा लड़का है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, लेकिन कोई भी बच्चे के मन में या फिर कोई भी इंसान के मन में प्रश्न होना, this is a natural thing. Okay, so now the poet जो कवि है वो कह रहे हैं कि आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय. क्यूरियस का मतलब क्या है कि जिसमें जानने की इच्छा बहुत है. तो जानने की जो इच्छा होती है, ईगरनेस, क्यूरियोसिटी, ठीक है, कि इच्छा कि मुझे ये क्यों हो रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं. हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने की जो एक इच्छा होती है उसे क्यूरियोसिटी कहते हैं. तो वो क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा अगर मन में हो तो ऑटोमेटिकली आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. तो क्यूरियोसिटी सिर्फ एक स्टूडेंट के लाइफ में, स्कूल स्टूडेंट के लाइफ में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है. पूरे जीवन भर अंत तक, सांस लेने की अंतिम सांस तक आपको ये क्यूरियोसिटी जो है आपके मन में होना चाहिए. तभी आप एक इंसान की हैसियत से आगे बढ़ सकते हैं. यू विल बी एबल टू लर्न एंड ग्रो थ्रू आउट योर लाइफ. तो यहाँ पर शायद हमें सिर्फ एक छोटे से लड़के के बारे में बताया गया है, लिटिल बॉय के बारे में, बट जनरली किड्स जो है, किड्स के लाइफ में या फिर बच्चों के लाइफ में हमें प्रश्नों का एक मतलब बहुत ही जो है मेजर अंश हमें देखने के लिए मिलता है. तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि वो पर्सनली किसी एक बच्चे को जानते हैं जो कि बहुत ही क्यूरियस है, बहुत ही जानने की इच्छा रखता है, हु इज ऑलवेज आस्किंग व्हाई. और ये जो बच्चा है ये हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि क्यों. तो हमेशा उसका जो भी प्रश्न होता है वो क्यों से ही शुरू होता है. व्हाई दिस, व्हाई दैट, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, व्हाई देन, व्हाई नाउ, और तभी क्यों या फिर अभी क्यों करना है. अगर मम्मी ने कुछ कहा कि आपको अभी ये काम करना है, ठीक है मैं करूंगा, लेकिन अभी क्यों करूं, मैं बाद में भी तो कर सकता हूं. तो अगर आप कह रहे हैं कि अभी करना है तो अभी करने का क्या कारण है. व्हाई आर यू फोर्सिंग मी नॉट टू गो आउट टू प्ले. कभी कभी होता है ना कि एज पेरेंट्स, एज टीचर्स हम कहते हैं कि आज आप खेलने नहीं जाओगे, पहले आप आपका होमवर्क करोगे या फिर पहले आप ये खाना खा के ये काम करके तभी आप दूसरा आप कुछ काम कर सकते हो, राइट. सो नॉर्मली देखेंगे तो आप जब हम बड़े होते हैं तो हमारे मम्मी पापा या फिर हमारे टीचर्स हमें नॉर्मली कोई भी काम करने के लिए
ज्यादा रोक टोक शायद नहीं करे, लेकिन जब हम ज्यादा उस चीज के लिए मतलब उनकी बात अगर ना माने तो वो कहेंगे कंडीशन रखकर आपके साथ बात करेंगे कि पहले आप ये काम करो, उसके बाद ही आपको ये काम करने मिलेगा आपके हिसाब से, या फिर आपको खेलने जाने मिलेगा, राइट। तो उसमें भी कभी कभी कोई कोई बच्चे जो है जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं कि मुझे अभी नहीं करना है, और अगर आप बोल रहे हो तो मैं ये काम क्यों करूं। तो ये वाले जो बच्चे के बारे में हम जान रहे हैं, दिस चाइल्ड इज इक्वली क्यूरियस, और वो हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ रहा है कि ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, या फिर अभी क्यों, तभी क्यों। तो ये फॉर एवरी लिटिल थिंग ही इज आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई नॉट, वाई, बाई एंड बाई, कि ठीक है ऐसे ही करना है तो ऐसे ही क्यों करना है, या फिर वाई नॉट, अगर ठीक है मतलब क्यों ना करूं, अगर आपको मतलब कुछ अगर कोई करे, अरे वाह आपने ये काम कर दिया तो ठीक है ना, क्यों नहीं करूं, मुझे करना है मैंने कर डाला, राइट। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय इज आस्किंग. Now let's see what the poet further says. He wants to know why wood should swim. ठीक है, यहाँ पर wood का जो स्पेलिंग है वो देखिए, स्पेलिंग दिया गया है WOOD, यानी कि लकड़ी। तो अगर आप लकड़ी के बारे में कह रहे हैं तो आप देखेंगे कि लकड़ी का कोई भी टुकड़ा अगर आपने पानी में फेंक दिया तो ज्यादातर टाइम वो तैरता रहता है, राइट। तो लकड़ी अगर स्विम कर रहा है, अगर वो तैर रहा है तो वो क्यों तैर रहा है, तो उसको अभी बच्चे को अगर आप कहेंगे कि नहीं ये तो साइंटिफिक रीजन है इसका, ठीक है, वुड हल्का होता है और वो पानी में एक लेवल में तैरता जाता है, अगर वो भारी सामान हो तो वो डूब जाता है, लेकिन अगर वो हल्का होता है तो वो तैरता है। तो ये सारे जो रीजंस हैं आपको लिटरली उस बच्चे को बैठकर समझाना पड़ेगा, उसके साइंटिफिक रीजंस। अगर आप उसको मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो फिर मैथ्स का वो कैसा होता है, क्यों होता है, वो सारे फॉर्मूले के रीजंस। तो आपको कोई भी काम समझाने से पहले आपको उस बच्चे को लिटरली अच्छे से बिठाकर समझाना पड़ेगा। तो बच्चे के मन में ये एक साधारण क्वेश्चन है कि ठीक है अगर ये वुड तैर रहा है, अगर ये लकड़ी तैर रही है तो क्यों तैर रही है। Why lead and marbles sink? अब lead जो है वो एक तरह का धातु होता है, that's a metal, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो पेंसिल यूज करते हैं तो पेंसिल का जो लेड होता है, जो पॉइंट होता है शार्प करने से जिससे हम लिखते हैं, तो दैट इज एक्चुअली lead, ओके। तो why lead and marbles sink? तो अगर वो सिंक का मतलब क्या है, डूब जाना। तो अगर एक बड़ा मार्बल का टुकड़ा अगर आपने पानी के अंदर फेंक दिया तो वो डूब जाएगा, वो सिंक हो जाएगा, राइट। तो चाहे आप मार्बल का एग्जांपल ले ले या फिर लेड का एग्जांपल ले ले, तो अगर वो डूबता है तो वो क्यों डूबता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई स्टार्स शुड शाइन? अगर आकाश में तारे हैं तो फिर वो क्यों चमकता है। तो नॉर्मली हमें पता है कि ज्योग्राफी में जब हम भूगोल पढ़ते हैं, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ अगर चांद चमक रहा है तो चांद की अपनी लाइट नहीं होती, राइट। मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट, लेकिन वो सनलाइट उसके ऊपर, तेज सूरज की रोशनी जब चांद के ऊपर पड़ता है तो चांद चमकने लगता है। वैसे ही जो तारा है, कुछ तारा अपने आप जलता है, कभी कोई सूरज की रोशनी से भी जलता है। सो देयर आर वेरियस रीजंस। इस यूनिवर्स, इस बड़े से जो यूनिवर्स है, इसके काफी सारे क्वेश्चंस अभी तक हम इंसानों को नहीं मिला है। तो अगर स्टार्स शाइन होता है तो वो क्यों होता है या फिर क्यों चमकता है, राइट। देन विंड्स शुड ब्लो, और अगर विंड यानी कि हवा, तो अगर हवा बहती है तो वो क्यों बहती है, और अगर वो बहती है तो फिर वो किस स्पीड से बहती है और किस तेजी से बढ़ती है। तो नेचुरली देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर ऑल दिस। व्हाई शुड वी ईट एंड ड्रिंक? और अगर हम खाना पीना खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो फिर हम को क्यों खाना चाहिए या फिर हमको क्यों पीना चाहिए। सो अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन मल्टीपल रीजंस टू द चाइल्ड, सेइंग दैट हमें अगर जीवन व्यतीत करना है, अगर हमें जीवन जीना है तो हमारे हेल्थ के लिए हमें खाना चाहिए। अगर हमें खाना चाहिए तो उसमें भी अच्छा खाना चूज करना चाहिए जो पौष्टिक होता है, जो न्यूट्रिशियस होता है। तो अलग अलग रीजंस है। देखिए बच्चे के मन में जो है क्वेश्चंस आर मल्टीपल, राइट। मल्टीपल यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो सारे क्वेश्चंस के जवाब शायद हम नहीं दे पाए, और अगर दे भी दे तो शायद वो बच्चे को वो सेटिस्फाई करे या नहीं करे, वो
मतलब उसके ऊपर है कि वेदर ही विल एक्सेप्ट द आंसर और नो। ओके, इतना तक सबको समझ आया क्या बेटा? कैन यू प्लीज लेट मी नो, इज दिस मच क्लियर टू Yes, एवरीवन? समझ में आ गया। Yes, ओके, ma'am. Yes, teacher. शुड वी प्रोसीड नाउ? शुड वी प्रोसीड? क्या हम आगे बढ़े? Yes. Yes, ma'am. मैम जी। Okay, all right, fine. He wants to know what makes the clouds. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है बच्चे के मन में ये है कि अगर आकाश में बादल घूम रहे हैं, अगर मेघ घूम रहा है, तो फिर वो जो क्लाउड्स है वो किस तरह से बन रहे हैं, या फिर जो बादल है वो किस तरह से बनते हैं। तो उसके लिए आप जब जैसे आप स्कूल जाते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़े, आप मराठी मीडियम में पढ़े, या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़े, या बंगाली मीडियम में पढ़े, मीडियम इज नॉट अ मैटर। आप अगर स्कूल जाते हैं, अगर आप पाठशाला में जाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई विषय के द्वारा ये सब चीजें आपको पढ़ने मिल जाता है, राइट। तो आपको पता चल जाता है कि एक वाटर साइकिल होता है, तो उसमें क्लाउड्स कैसे फॉर्म होता है, राइट, कि इवेपोरेशन होता है। तो अभी मैं इंग्लिश में मैं जैसे ये टर्म्स बोल रही हूँ, तो आप लोग अपने अपने जो भी लैंग्वेजेस में जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली ये सब जो है आपको पता चल जाता है कि ये वाटर साइकिल का एक पार्ट होता है कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। क्लाउड्स में अगर पानी भरा हुआ होता है तो फिर वो फिर से रेनफॉल में बदल जाता है, या फिर अगर वो बारिश का पानी का बादल नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही हल्के बादल है, तो वो उड़ के चले जाएंगे। तो ये बादल जो है किस तरह से फॉर्म होता है, या फिर ये बादल कैसे बनते हैं, राइट, ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाई दे क्रॉस द स्काई, और अगर बादल मतलब आकाश में तैरते हुए जा रहे हैं, या फिर फ्लोट होते हुए जा रहे हैं, या फिर उड़ रहे हैं, तो ये बादल क्यों उड़ते हैं, और अगर वो आकाश में, स्काई में, इफ दे क्रॉस, देन व्हाई डू दे क्रॉस, वो एक जगह पर क्यों नहीं खड़े रहते, वो एक जगह से दूसरे जगह क्रॉस क्यों करते हैं, दैट इज अगेन अ नेक्स्ट क्वेश्चन। देन again after that the child asks is why sinks the sun behind the hills। अब normally यहाँ पर sinking of the sun, अब अगर मैं आपको sink का डायरेक्ट ट्रांसलेशन बताऊं इंग्लिश में, तो सिंक का मतलब होता है डूब जाना। दूसरा सिंक होता है जैसे हम किचन में कोई काम करते हैं, ये वॉश बेसिन टाइप, वो वॉश बेसिन नॉर्मली बाथरूम में होता है, लेकिन अगर आप किचन में जैसे आपने झूठे बर्तन रख दिए, या फिर अगर आपको कुछ सब्जी तरकारी अगर आपको वॉश करना है, तो जो जगह पर हम नल खोलकर जहां पर हम ये सब साफ सफाई का काम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द सिंक। ओके, किचन सिंक। तो ये अलग अलग सिंक का अलग अलग मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे, हाँ बेटा, सिंक का अर्थ हाँ बताओ। मावळणे। ओके, मैम तो यहाँ मतलब पर डूबने। मतलब उसका मतलब सूर्यास्त होना। मैम मावळणे हाँ, टीचर। हिंदी में एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये डूबने। जो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है सिंक, तो यहाँ पर मैंने जो अभी एग्जांपल्स दिए वो दूसरे मतलब मीनिंग्स थे, तो यहाँ के हिसाब से एग्जैक्टली दिस इज द मीनिंग ऑफ सन सेट। तो मतलब सन जो है डूबने वाला जो सूरज है उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो जब सूरज डूबता है, जब शाम होती है, जब सूरज डूबता है या फिर सनसेट होता है, तो नॉर्मली आप देखेंगे कि वो पहाड़ों के पीछे जो है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और वो छिप जाता है। तो वो पहाड़ों के पीछे ही क्यों छिपता है, या फिर पहाड़ों के पीछे ही जाकर उसे क्यों डूबना होता है। Why the flowers die, और अगर कोई फूल खिलता है तो फिर वो मुरझा क्यों जाते हैं। डाई यानी कि यहाँ पर नॉर्मली मर जाना, या फिर विदर हो जाना, या फिर मुरझा जाना जिसे हम कहते हैं। तो फूल जो है वो सूख कर मुरझा जाते हैं, तो फिर वो क्यों ऐसे होता है। तो देखिए, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए यहाँ पर बच्चे का एक ही क्वेश्चन है, व्हाई। He wants to know why wind should come from out the bellows nose। ओके, अब बेलो जो है इसका क्या मतलब है कि मैं आपको एक मैं व्यक्ति। टीचर बिलो आसपास। मतलब व्यक्ति। ओके बिलो आसपास। ओके, 1 मिनट, आई विल शो यू द पिक्चर। मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स निकाल कर रखे हैं आपके रेफरेंस के लिए, तो 1 मिनट। हाँ, आपको शायद स्क्रीन दिखाई देगा कि नहीं, आप मुझे जरा बताइए। 1 मिनट। हाँ, टीचर बिलोज का अर्थ है आसपास।
आसपास। नहीं बेटा, आसपास की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रही हूँ। इज माई पिक्चर क्लियर ओवर हियर? यस टीचर, दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो पिक्चर शेयर किया है, दिस इज कॉल्ड एज बेलो। ठीक है, अब ये वाला जो पोएम में जो बेलो वर्ड यूज किया गया है, उसका ये अर्थ है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ मशीन। ठीक है, या फिर इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं एपरेटस। ये एक मशीन है जिसमें आपने दो जगह से, इस देखिए ऐसे दो हैंडल टाइप है। ठीक है, और आपको दो हाथ दिखाई दे रहा है जो उस हैंडल को पकड़ा हुआ है, और बीच में ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर जैसा है। तो अगर आप उसको ऐसे बंद करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो फोल्ड हो जाएगा और वो एक दिखेगा, राइट। लेकिन जैसे आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें कुछ फोल्ड्स जैसे आ जाते हैं और वहां पे एक गैप होता है। यहाँ पर देखिए एंट्रेंस फॉर एयर करके एक लिखा गया है, यानी कि वहां पर एक छोटी सी होल होती है जहां से हवा पास होती है, और ऊपर एक ऐसे पॉइंटेड टाइप का कुछ लिखा हुआ है जिसका नाम है नोजल। नोजल यानी कि एक छोटी सी यहाँ पर एक होल है और वहां पे एक गैप है। तो जैसे ही आप इसको ऐसे ऐसे खुला बंद ऐसे करेंगे, ये वाला एक्शन करेंगे, व्हेन यू ओपन इट एंड क्लोज इट, तो यहाँ पर से एक हवा गुजरने का जो है एक रास्ता बन जाता है, और आपको वो नोजल से, ये जो ऊपर वाला जो टॉप पार्ट है नोजल है, वहां पे एक गैप है। तो वहां से आपको, अगर आपने वहां पर हाथ रखा तो यू कैन एक्चुअली, आपने अगर ऊपर से हाथ रखा और नीचे से अगर किसी ने ऐसे ऐसे करके इस बेलो को ऐसे ओपन किया या फिर बंद किया, तो ऑटोमेटिकली वो नोजल से आपको मतलब आप उस हवा को पास करते हुए महसूस कर पाएंगे। आपके हाथों में जो है हवा लगेगा, आप देख नहीं पा रहे हैं बट यू कैन फील इट। ओके, सो ये जो है यहाँ पर इस बेलो के बारे में बताया गया है कि अगर ये ऐसा है तो वो नोजल से हवा कैसे पास हो रही है, और अगर हो रही है तो फिर वो क्यों हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट द चाइल्ड इज आस्किंग। तो बेलो का मतलब समझ आया अभी सबको? यस टीचर। ओके ओके, चलिए अभी हम टेक्स्ट बुक में फिर से वापस चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। यस टीचर, यह फिगर का नाम क्या था? ये जो मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाया था, हाँ हाँ, ये जो यहाँ पर है ना बेलो, देखिए यहाँ पर BELLOWS बेलोज लिखा गया है कि बेलोज नोज। नोज मतलब नॉर्मली नाक होता है, लेकिन मैंने आपको जो अभी फोटो दिखाया था तो ऊपर जो नोजल है दैट इज द नोज ऑफ द बेलो, और ये जो पूरा मशीनरी है उसको नाम दिया गया है बेलो। ओके, तो बेलोज नोज यानी कि वो नोजल से हवा क्यों पास होती है, दैट इज द क्वेश्चन। डिड यू अंडरस्टैंड? तो नॉर्मली अगर मैं आपको ऐसे ही, ये बेलो का मतलब यहाँ पर जो दिया गया है बाएं तरफ, एन apparatus फॉर ब्लोइंग एयर, सिर्फ ऐसे ही अगर मैं आपको बता देती तो आपको शायद समझ नहीं आता कि ऐसा कैसा मशीन है, कौन सा मशीन है जिससे हवा पास होती है। तो अभी मैंने आपको जो दिखाया, अब आपको समझ आया कि बेलो का मतलब क्या है या फिर वो किस तरह से दिखाई देता है? हाँ टीचर, समझ आया। Okay. So the next question is, he wants to know why wind should come from out the bellows nose, कि अगर वो बेलो के नोजल से, बेलो के नाक से अगर वो हवा बाहर जा रही है तो वो क्यों जा रही है, राइट। सो नाउ व्हेन वी एक्सप्लेन दैट, ओके ऐसे ऐसे आप करेंगे उसको, तो वहां से एक होल से हवा पास होती है और फिर वो ऊपर से वो नोजल से निकल जाती है। अगर आपने बच्चे को ये समझाने में कामयाब रहे तो वो शायद समझ लेगा कि अच्छा ये बेलो का काम होता है, लेकिन वो प्रश्न आपसे जरूर पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई पॉप गन्स शुड गो पॉप एंड व्हाई। अब पॉप गन का मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर टॉय गन। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि दिवाली के टाइम में जो पटाखे फोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें कभी कभी छोटे बच्चों को आप बम या फिर अलग टाइप के ऐसे मतलब फुलझड़ी या फिर दूसरे टाइप के जो आतिशबाजियां होती है वो आप नहीं देंगे। कोई कोई बच्चों के हाथ में आप देखेंगे कि एक खिलौने का गन होता है, उसमें आपने वो
रेड कलर का जो बुलेट होता है वो पूरा एक स्ट्रिप आप रोल करके लगा देंगे और फिर वो फट 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 करके ऐसे आप उसको चलाते रहेंगे तो उससे वो पटाखे की आवाज निकलती है. सो दैट इज कॉल्ड एज द पॉप गन, कि एक ऐसा मतलब खिलौने वाला गन. यहाँ पर मैंने आपको वो दिवाली और पटाखे का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हमेशा आपको वैसा ही गन मिलेगा ऐसा नहीं है. रेगुलर आप खिलौने की दुकान में अगर आप कोई भी एक छोटा सा पिस्टल टाइप मांगेंगे तो भी आपको मिल जाएगा. तो अल्टीमेटली इट्स अ टॉय गन. कोई भी एक पिस्टल या फिर जो बंदूक होती है उसी का खिलौने के वर्जन में या फिर खिलौने वाला जो है वो आपने बच्चे के अगर हाथ में दे दिया तो नॉर्मली आप देखेंगे कि उसमें टक टक करके ऐसी आवाज आती है. तो उसी आवाज को यहाँ पर इंग्लिश में पॉप कहा गया है. तो पॉप गन्स यानी कि जिससे ऐसी पॉपिंग की आवाज आती है. ठीक है, तो व्हाई पॉप गन्स शुड गो पॉप, और इसमें अगर टक करके आवाज आती है तो ऐसी आवाज क्यों आती है. ठीक है, तो ये भी एक बच्चे के मन में प्रश्न है. द ओशन एब्स एंड फ्लोज, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है कि ओशन यानी कि समुंदर, बहुत बड़ा महासागर हम जिसे कहते हैं. ठीक है, अरेबियन सी, नहीं अरेबियन तो सी हो गया, इंडियन ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन, तो आप जिसको महासागर कहेंगे. ठीक है, सो दैट इफ यू सी, तो वहां के जो पानी का जो बहाव है, ठीक है, वो बहुत तेजी से आता है. ऑल राइट, एंड इट विल लाइक गो आफ्टर अ सर्टेन टाइम. तो एब का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, टाइड वाटर मूव्स अवे फ्रॉम द लैंड. तो नॉर्मली जब आप इस शोर में जाते हैं या फिर किनारे में जाते हैं, ठीक है, कोई भी पानी के किनारे बीच में जाए या फिर कहीं पे भी आप जाए तो आप देखेंगे कि वहां का जो पानी का जो बहाव है वो एक सर्टेन लेवल तक आकर फिर वो पीछे चला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे के मन में यही प्रश्न है कि ये जो लहर है, पानी का जो लहर है, जो टाइड है, वो ऐसे मतलब थोड़ी देर के लिए सामने आ जाता है, फिर वो किनारे से दूर या फिर जो लैंड है, जो जमीन है, वहां से फिर वो दूर चला जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? ओके, इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? Yes, teacher. Okay, okay. He wants to know why fish have gills. Okay, अब गिल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपने अगर मछली देखी होगी, ठीक है, तो मछली के फेस के ऊपर एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसका ऐसे मतलब इट विल कीप ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग. तो नॉर्मली जो काम हमारी नाक करता है, राइट, द वर्क और द पर्पस ऑफ नोज इज टू ब्रीथ. हमारे नाक का पर्पस क्या है कि हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, यानी कि हमारे अंदर जीवन है, हम जिंदा है. तो जब तक सांसें चलती है, कहते हैं ना कि सांसें चलना यानी कि आप जिंदा हैं. तो यहाँ पर अगर आप हर एक मतलब जीव जंतु का देखें तो अलग अलग टाइप का उनका अपना अपना सिस्टम होता है. तो अगर आप मछली का देखें तो मछली के सर के साइड में, ठीक है, हेड के साइड में एक छोटी सी जगह होती है जहां पर आप देखेंगे कि ऐसे 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 वो ओपन होता है और क्लोज होता है. दैट इज नॉर्मली कॉल्ड एज गिल्स. तो वो वाली आप डायरेक्टली उसके नोज, आप अगर हमारे जैसे नोज फिश के पास ढूंढना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा. यहाँ पर वो साइड में ऐसे ऐसे जो होता है दैट इज कॉल्ड एज गिल्स. और ये जो मछली के ऊपर जो गिल होता है दैट इज नथिंग बट दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. रेस्पिरेटरी यानी कि उसका वो सांस लेने का एक जरिया है, सांस लेने का वो एक अंश है. उसके पूरे बॉडी में ये एक पार्ट है जो उसे सांस लेकर जिंदा रहने का एक मतलब जरिया बनाता है, या फिर वो जो है मतलब उसको जिंदा रखने का एक सहायता करता है. दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ठीक है, रेस्पिरेटरी यानी कि जिससे आप सांस लेते हैं. तो हमारा जो नाक जो काम करता है वहां पर गिल वो वाला काम करता है. एंड व्हाई बॉयज कैन नॉट फ्लाई, और अगर यहाँ पर बॉयज दिया गया है तो आप नॉर्मली कोई भी ह्यूमन बींग्स, तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकते. ठीक है,
तो यहाँ पर इसने मतलब पोएट के हिसाब से उस लड़के के दिमाग में जो प्रश्न था कि छोटे लड़के क्यों नहीं उड़ सकते, तो आप फिर उसको समझाने बैठिए कि देखिए हम पंछी के जैसे लाइट नहीं होते, हमारा बॉडी वेट जो है वो हैवी होता है, वी कैन नॉट गो अप एंड फ्लाई। तो ये सारी रीजनिंग आपको देनी पड़ेगी अगर वो आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट द बॉय आस्क्स इज व्हाई स्टीम कम्स फ्रॉम द केटल्स स्पाउट। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर एक फिर से मैं ये स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, लेट मी सी, वेट। क्या आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है? दे रहा है। ओके, सो कैन यू सी द केटल। तो नॉर्मली केटल में जो है या फिर केटली जिसे हम कहते हैं उसमें हम चाय या फिर गर्म पानी हम डालते हैं, राइट। बट देन जिस पाइप के जरिए वो चाय या फिर कॉफी या फिर पानी जो निकलता है, दैट पाइप इज कॉल्ड एज द स्पाउट। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन है अपना, थोड़ा सा डिजाइन इसका जो है नॉर्मल केटली से थोड़ा सा ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि इसका जो स्पाउट है, जो पाइप है जिससे वो पानी निकल रहा है, दैट इज वेरी थिन। ठीक है, अब यहाँ पर वो मोटा टाइप का भी हो सकता है। पुराने जमाने में जो मोटी केटली होती थी तो वहां पे वो पाइप मोटा हुआ करता था, तो जिससे पानी निकल रहा है, जिस पाइप से निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द केटल्स स्पाउट। ठीक है, उसे स्पाउट कहा जाता है। ओके, नाउ तो यहाँ पर बच्चे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टीम जो है या फिर भाप जिसे हम कहते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर या फिर जो भाप होता है वो स्टीम निकलता है वहां से, तो वो केटल के स्पाउट से क्यों निकलता है। एंड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, और अगर बारिश हो रही है तो आकाश से बारिश क्यों मतलब नीचे पानी क्यों गिरता है या फिर बारिश क्यों होती है। He wants to know why coal should burn, अगर आप कोयले को जला रहे हैं तो कोयला क्यों जलता है, ठीक है, एंड नॉट अ बिट ऑफ स्टोन। ऑल राइट, एंड अगर आपने पूछा कि ठीक है आप पत्थर को जला नहीं सकते लेकिन कोयले को आप इजीली जला सकते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर, जब आप एप्पल को काटते हैं, जब आप सेब को काटते हैं तो अंदर आपको बीज दिखेगा, एकदम अंदर सबसे अंदर वाले पोर्शन को जो है एप्पल का कोर बताया गया है। कोर यानी कि एकदम फल के जो बीचों बीच जो पार्ट होता है जहां पर नॉर्मली आपको बीज मिलता है, ठीक है, तो सीड्स का मतलब होता है बीज। और अगर एप्पल के कोर में या फिर एप्पल या सेब के बीचों बीच अगर आपको कुछ बीज मिल रहा है तो वहां तक वो बीज कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, और वो किस तरीके से वहां पर मतलब जाकर पहुंचा है, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन। हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर, तो वहां पर बीज किसने डाली, राइट। अब बच्चे के दिमाग में तो ये सब चलता रहेगा कि ठीक है आपको ये एप्पल काटेंगे तो यहाँ पर बीज है, तो आपको पता है कि दैट इज अ फॉर्म ऑफ, मतलब आपने बीज बोया तो वहां से आपको जो है प्लांट्स या फिर ट्रीज बढ़ेंगे। तो ये सब साइंटिफिक चीजें आप बच्चे को कैसे समझाएंगे, उसके दिमाग में सिर्फ बहुत सिंपल सा स्ट्रेट सा क्वेश्चन है कि एप्पल तो मुझे बाहर से पूरा दिख रहा है लेकिन जब आप उसको काट रहे हैं तो अंदर बीज, तो किसने वहां पर बीज डाला और वो बीज वहां पर पहुंचा कैसे। एंड मैरो इन द बोन, अब यहाँ पर मैं फिर से नॉर्मली यहाँ पर मैरो का मतलब होता है कि जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा शायद, तो यहाँ पर मैं ये फोटो शेयर करना चाहूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ डिशेस दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग नॉनवेज आइटम्स है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर आप देखेंगे तो बोन का मतलब आपको सीधे तरीके से आपको पता है कि हड्डी, ठीक है, लेकिन हड्डी के अंदर एक सॉफ्ट जैसा कुछ डेलिकेट जैसा होता है जिसे मतलब जिनको खाना है तो वो बनाकर खाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द मैरो। तो बोन के अंदर वाला जो एक डेलिकेट पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज मैरो। तो यहाँ पर इस बच्चे के दिमाग में ये भी प्रश्न है कि अगर बोन के अंदर मैरो है
तो फिर वो मैरो वहां पर पहुंचा कैसे? जैसे एप्पल के बीचों बीच आपने सीड देखा, तो वो सीड वहां पर कैसे पहुंचा, ये उसके दिमाग में प्रश्न है। तो सिमिलरली यहाँ पर बोन के अंदर अगर मैरो है तो वो भी किस तरह से वहां पर पहुंचा। इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? अब थोड़ा सा ही बचा है, तो अगर टाइम है, इट्स ऑलरेडी 8:23 आई सी, लेकिन अगर हो सके तो आई विल जस्ट क्विकली ट्राई टू फिनिश ऑफ द पोएम. Niyati ma'am, can I get 5 minutes more, please? I will be Yes, able to yes, finish the ma'am. last two stanza, then this topic will be over. हाँ जी मैम, जरूर मैम. Okay, thank you. So the next question that the child is asking, he wants to know why ice should melt. तो ice का मतलब क्या है? बर्फ. और मेल्ट का मतलब होता है पिघलना. तो हमें पता है कि बर्फ अगर आप पानी को आइस ट्रे में डालकर फ्रिज में डालेंगे तो वो जम जाएगा, राइट? वी गेट द आइस क्यूब्स. लेकिन उसी आइस क्यूब को अगर आपने थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया तो ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म, जिस फॉर्म में आपने उसको अंदर रखा था, यानी कि पानी. तो वो फिर से जो है आइस जो है, बर्फ जो है, वो पिघल कर पानी बन जाता है. तो आइस पिघलता क्यों है, या फिर बर्फ क्यों पिघलता है? Why spiders eat the flies? अगर स्पाइडर यानी कि जो क्या बोलेंगे अभी उसको, स्पाइडर का हिंदी वर्ड मुझे कोई बताएगा? मकड़ी. स्पाइडर ही होता है टीचर. मकड़ी, यस, मकड़ी, राइट. मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है, बट देन आई वाज नॉट एबल टू रिकलेक्ट द वर्ड. थैंक यू सो मच. यस, सो स्पाइडर यानी कि मकड़ी. तो अगर मकड़ी के जाल में अगर आपने ये मक्खी को वहां पर बैठते हुए देखा, तो ये स्पाइडर मक्खियों को क्यों खाता है, या फिर फ्लाइज को क्यों खाता है? दैट इज अगेन अनदर क्वेश्चन. व्हाई बीज शुड स्टिंग एंड व्हाई द ईस्ट शुड मेक द डो टू राइज. यहाँ पर बीज का मतलब क्या है? जो हनी बी होता है, मधुमक्खी जो होता है, राइट? तो वो नॉर्मली आप देखेंगे कि उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है. उस पे अगर किसी ने पत्थर फेंका, या फिर अगर किसी ऐसे पेड़ पर आप चढ़ गए और उसमें अगर आपका एक छोटा सा टच भी लग गया, तो वो सारे मधुमक्खियां जो है हमारे पीछे लग जाते हैं. दे वांट टू अटैक अस, राइट? और अगर बाई चांस एक्सीडेंटली उनका एक भी चुभन होता है तो वो पूरा का पूरा जो वो पार्ट है दैट बिकम्स पॉइजनस, और वो बहुत ही मतलब दर्द वाला जो स्टिंग है, वो मतलब वो एक्चुअली वो काटता है, लेकिन इट गिव्स यू अ टेरिबल पेन. तो अगर बीज आपको स्टिंग करता है तो वो क्यों करता है, वो आपको क्यों काटने या फिर अटैक क्यों करता है? नेक्स्ट इज ईस्ट. ईस्ट एक ऐसा मतलब खाने का पदार्थ है जिसको आप अगर जैसे सोडा जैसे, तो अगर आपने खाने के सोडे को अगर आपने मतलब थोड़ा सा कुछ बना रहे हैं, आप सपोज फॉर एग्जांपल वड़ा बना रहे हैं या फिर पूरी बना रहे हैं, तो आटा जब आप गूंथते हैं तो उसमें अगर आपने थोड़ा सा सोडा डाल दिया तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली वो फर्मेंट होके वो ऐसे फूलने लगता है, राइट? तो नॉर्मली जब आपको फटाफट कुछ काम करना होता है, बहुत जल्दी में काम करना होता है, तो आप देखेंगे कि कुकिंग चैनल्स में नॉर्मली आपको अनेक टाइप के जो है टिप्स दिए जाते हैं कि अगर आपको जल्दी से जल्दी मतलब कुछ ऐसे नरम और बहुत मतलब फूले हुए पूरी बनाने हैं या फिर वड़ा बनाना है, तो आप उसमें थोड़ा सा इनो डाल दीजिए या फिर खाने का सोडा डाल दीजिए. तो वैसे ही ये वाला है जिसमें ईस्ट एक है, वो थोड़ा सा एक पिंच आप अगर डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो आटा जो थोड़ा सा सेटल रहता है, वो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद तुरंत वो ऐसे राइज हो जाता है. तो इट एक्चुअली हेल्प्स इन वो ब्रेड वगैरह बनाते वक्त ईस्ट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो आटे को थोड़ा सा फुला देता है, राइट? देन द लास्ट स्टैंजा दैट वी आर टोल्ड इज सम ऑफ हिज वाइज. हिज यानी कि उस छोटे बच्चे का बहुत सारे प्रश्न है, तो बहुत सारे क्यों है उसके दिमाग में. तो some of his whys are not too hard to answer. अगर आपने एक बच्चे के साथ अगर आपने बात करना या फिर कम्युनिकेट करने के लिए मतलब जुड़ने की कोशिश की, तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आप खुद ही उसको दे सकते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट सो डिफिकल्ट. आप बहुत सारे जवाब उसको दे सकते हैं इफ यू विल ट्राई. अगर आपने बच्चे के साथ बच्चे की तरह जुड़ने की कोशिश की तो आप उसको उसके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं. लेकिन हाँ, कोशिश होनी चाहिए एक बड़े
इंसान होने के नाते आपको कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से आप उसका प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं. बट अदर नो वन ever yet has found the reason why. लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रश्न ऐसे रह जाए जिसका जवाब आप चाहकर भी शायद उसको सेटिस्फैक्शन के हिसाब से आप नहीं दे पाएंगे, या फिर उसको वो जवाब अगर मिलेगा भी तो वो शायद सेटिस्फाइड ना हो. So with that we finish the poem Why. I hope कि ये आपको समझ आया हो. Yes, ma'am. All right. टीचर. ऑल राइट. सो आपका जो सिलेबस है उसमें से एक टॉपिक हमने कवर कर लिया है. ठीक है, जैसे ही अभी दूसरा क्लास होगा वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक एज वेल. ऑल राइट. Okay, teacher. ऑल राइट. बाय. गुड नाइट. Good night, ma'am. Bye, Bye, ma'am. Good night, ma'am. Bye. Good night, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय मैम. बाय बाय. थैंक यू मैम. प्रेमा मैम मुझे Bye. या राधिका मैम, सॉरी सुकन्या मैम, यस मैम. आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो. मुझे एक्चुअली होस्ट कंट्रोल मेरे पास नहीं है. मैम वो कहाँ से करते हैं? 3 डॉट्स पे देखो, 3 डॉट्स पे क्लिक करना. 3 डॉट्स. यस. उस पे ऊपर में मैनेज रिकॉर्डिंग. हाँ करेक्ट. तो उसमें क्लिक करोगे तो राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग का, ब्लू कलर का बटन दिखेगा. मैम वो नहीं आ रहा है. प्रेमा मैम आप हो क्या? हाँ हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग. यस मैम. हाँ उसको क्लिक कर दो.